हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू इमर्जिंग बुल्स। तो डॉक्टर अग्रवाल्स हेल्थ केयर लिमिटेड का आईपीओ आ चुका है। इस वीडियो में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स जानेंगे आईपीओ के बारे में, जैसे कि आईपीओ की ओपनिंग डेट क्या है, क्लोज कब होगा आईपीओ, कितना हम लोग को प्राइस बैंड देना पड़ेगा, क्या वैल्यूएशंस पे आ रहा है ये आईपीओ, साथ ही साथ कितने पैसे कंपनी को चाहिए, कितना ओएफएस है, कितना फ्रेश इशू है, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। साथ ही साथ हम लोग ग्रे मार्केट प्रीमियम भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बार मैंने इसके पहले जितने भी आईपीओ डिस्कस करते कभी भी मैंने ग्रे मार्केट प्रीमियम को इंक्लूड नहीं किया था, बट इस बार मैं ग्रे मार्केट प्रीमियम को भी इंक्लूड करूंगा इस आईपीओ की डिटेल्स में। साथ ही साथ हम लोग कंपनी के बिजनेस मॉडल और डेफिनेटली कंपनी के फंडामेंटल्स पर भी नज़र रखेंगे। तो चलिए गाइस, बिना कोई देरी किए ये वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ, मेरा नाम है प्रशांत, आप देख रहे हैं इमर्जिंग बुल्स, और जैसे कि मैंने कहा, डॉक्टर अग्रवाल्स हेल्थ केयर लिमिटेड का आईपीओ हम लोग करेंगे इस वीडियो में एनालिसिस उसका। बाय द वे, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले गाइज एक और एक चीज़ बताना चाहूँगा। अगर आपको ये वीडियो ज़रा भी पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन की घंटी भी ज़रूर दबा देना। साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करना, जो लोग भी स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग या ट्रेडिंग करते हैं तो। और आप कमेंट करके भी ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, ठीक है। मैं बहुत सारी वीडियोस लेके आता हूँ चैनल पर। तो चलिए हम लोग सबसे पहले आईपीओ की डिटेल्स जान लेते हैं बिना कोई देरी किए। अभी अगर आईपीओ की डिटेल्स हम लोग देखेंगे तो 29 जनवरी को ये आईपीओ शुरू होगा, चलेगा 31 जनवरी तक। अलॉटमेंट होगी मंडे को, यानी कि 3 फरवरी के दिन, और 4 तारीख के दिन जिस जिसको अलॉटमेंट मिली है उसके डीमैट अकाउंट में शेयर्स आ जाएंगे, जिसको अलॉटमेंट नहीं मिली है उसके अकाउंट में रिफंड आ जाएगा। 5 तारीख के दिन यह आईपीओ स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट हो जाएगा, ठीक है। कुछ और डिटेल्स की बात करेंगे तो फेस वैल्यू 1 का है, मतलब ये ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा स्प्लिट होके आया हुआ है। फेस वैल्यू अगर आपको नहीं पता तो फेस वैल्यू के ऊपर मैं एक वीडियो लेके आ जाऊँगा, आप बस कमेंट करके ज़रूर बता देना, ठीक है। प्राइस बैंड की अगर हम लोग बात करेंगे तो 382 से 402 का है। अगर हम लोग को अप्लाई करना है तो 402 पर ही अप्लाई करेंगे, या तो फिर आपके ब्रोकर के टर्मिनल पे कट ऑफ प्राइस का ऑप्शन रहेगा, उस बॉक्स पे आपको, चेक बॉक्स पे आपको क्लिक कर देना है। अब 35 शेयर्स का एक लॉट साइज बना है, यानी कि आप एक लॉट के लिए अप्लाई करोगे तो आपको 35 शेयर्स आएंगे, ठीक है। और टोटल इशू साइज अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो 3000 करोड़ का यह बड़ा आईपीओ है। इसको मैं बिल्कुल भी छोटा आईपीओ कंसिडर नहीं करूँगा। 3027 करोड़ का, अगर टू बी प्रिसाइज अगर हम लोग देखेंगे तो, जिसमें से फ्रेश इशू सिर्फ 300 करोड़ का है, यानी कि 10% का माल सिर्फ कंपनी के, या 10% का पैसा सिर्फ कंपनी के पास जाएगा। बाकी 90% का पैसा जाएगा ऑफर फॉर सेल में, यानी कि प्रमोटर अपना जो स्टेक है वो बेच रहे हैं, या जो भी एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर है वो लोग अपना माल बेच के निकल रहे हैं। तो ये काफ़ी बुरा रेशो है मेरे हिसाब से। आप आपका पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर कमेंट करके बता देना, ठीक है। कुछ और डिटेल्स जान लेते हैं, जैसे कि कोटा क्या है शेयर होल्डर कोटा के हिसाब से। तो अगर हम लोग देखेंगे, मतलब आईपीओ के कोटा के हिसाब से, क्यूआईबी को मिला है 50%, रिटेल वाले के पास 35% का कोटा है, और एचएनआई के पास 15% का कोटा है, ठीक है। अगर आप रिटेल कैटेगरी में लेते हो तो आप एक लॉट आपको पड़ेगा 14,070 रुपये में। मैक्सिमम आप 14 लॉट ले सकते हो रिटेल कैटेगरी में। जैसे ही आपकी एप्लीकेशन 2 लाख के ऊपर चली जाएगी, आप ऑटोमेटिकली एचएनआई कैटेगरी में आ जाओगे। एचएनआई कैटेगरी के लिए आपको कोई भी अलग से डॉक्यूमेंट देने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी अलग ऐसा लॉक इन पीरियड नहीं होता है, ना रिटेल में ना एचएनआई में। जैसे आपका स्टॉक मार्केट पे, स्टॉक एक्सचेंज पे जो स्टॉक है वो लिस्ट हो गया, उसके अगले मिनट ही आप स्टॉक बेच सकते हो, ठीक है। कुछ और डिटेल्स जान लेंगे। अगर यहाँ पर ये प्रमोटर्स की लिस्ट है, आप जाके पढ़ सकते हो कौन कौन प्रमोटर है इसके अंदर। बट अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो आईपीओ के पहले जो प्रमोटर्स हैं वो 37.72% के हैं, और पोस्ट आईपीओ 32.5 का हो जाएगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा एक बुरा नंबर फिलहाल लग रहा है। तो अभी तक मैंने जितना भी डिस्कशन किया तो मुझे आईपीओ इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं लग रहा है। आप ज़रूर कमेंट करके बताना कि आपको ये कैसा लग रहा है। चलिए कंपनी के बिजनेस मॉडल के बारे में समझते हैं। ऑलरेडी डॉक्टर अग्रवाल के बारे में शायद बहुत लोग जानते होंगे, क्योंकि ये बहुत ही एक वन ऑफ द मेजर प्लेयर्स है आई केयर इंडस्ट्री में। जैसा कि इधर लिखा है, इनकॉर्पोरेटेड इन 2010 एंड ऑफर्स अ कॉम्प्रिहेंसिव रेंज ऑफ आई केयर सर्विसेज इंक्लूडिंग कैटरैक्ट, रिफ्रैक्टिव सर्जरीज, कंसल्टेशंस, डायग्नोस, नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट्स एंड सेल ऑफ ऑप्टिकल प्रोडक्ट्स, कॉन्टैक्ट लेंसेज, एक्सेसरीज एंड आई केयर रिलेटेड फार्मास्यूटिकल आइटम्स, ठीक है। तो ये लोग का एकदम नीश क्या हेल्थ केयर इसमें है, कि आई केयर से रिलेटेड जो भी चीज़ है ये लोग सब कुछ केटर करते हैं, सब ऑपरेशंस, कंसल्टेंसी, डायग्नोसिस, नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट्स, वो सब कुछ भी, और इनफैक्ट जो कॉन्टैक्ट लेंस वो सब रहते हैं, जो चश्मा वो सब रहता है, ये लोग वो सब भी बेचते हैं, ठीक है। तो सेल्स एंड सर्विसेज हम लोग इसको कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है।
As of September 30th, 2024, there were 737 doctors providing care to patients across the company's facilities. During this period, the company served 2.13 मिलियन पेशेंट्स, यानी कि 21 लाख पेशेंट्स को ये लोग ने सर्व किया है, और 2,20,523 सर्जरी ये लोग ने की है. इन द 6 months लीडिंग अप टू September 30th, 2024, दे सर्व्ड 1.15 मिलियन, यानी कि 11 लाख कस्टमर तो ये लोग ने अभी रिसेंटली ही पिछले 6 महीने में कर दिया, और 1,40,000 सर्जरीज भी ये लोग ने करी है. ठीक है. कुछ और बात करेंगे. अगर यहाँ पर द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द कंपनी आर कैटरेक्ट सर्विसेज, रिफ्रैक्टिव सर्विसेज एंड अदर सर्जरीज. ठीक है. कैटरेक्ट सर्विसेज लोग प्रोवाइड करते हैं. रिफ्रैक्टिव सर्जरी जो लेसिक सर्जरी वो सब रहती है वो सब भी लोग प्रोवाइड करते हैं. साथ ही साथ अदर सर्जरीज, यानी कि जो भी लोग का सर्जिकल रेटिनल ट्रीटमेंट हो गया, कॉर्नियल ट्रांसप्लांटेशन हो गया, पिन होल प्यूपिलोप्लास्टी हो गया, ऑक्यूलोप्लास्टी हो गया. ठीक है. तो ये सब भी ये लोग करते हैं. As of September 30th, 2024, the company's Indian network has 28 hub tertiary facilities, including 3 COEs and 165 spokes, 53 primary and 102 secondary facilities. तो अगर इसका मोटा मोटी अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो 165 और 28, तो मोटा मोटी ये लोग के पास 200 के आसपास फैसिलिटी है इंडिया में. ठीक है. और उसके बाद यहाँ पर दिया गया है कि कंपनी हैज़ अ प्रेजेंस इन इंडिया अक्रॉस 117 मेट्रो एंड नॉन मेट्रो सिटीज स्पैनिंग 14 स्टेट्स एंड 4 यूनियन टेरिटरीज थ्रू 193 फैसिलिटीज. जैसे कि मैंने कहा कि ये जो 165 और 28 को अगर हम लोग ऐड करेंगे तो ये लोग का अप्रॉक्सीमेटली 200 फैसिलिटी होता है, और टू बी प्रिसाइज 193 फैसिलिटीज़ है. और ये लोग 14 स्टेट्स में प्रेजेंट है, और 117 सिटीज़ में 117 सिटीज़ में ये लोग प्रेजेंट है. ठीक है. तो जो कि काफ़ी ज़्यादा एक अच्छा एक्सपांड ये लोग ने किया है. डेफिनेटली और भी काफ़ी सारे स्टेट्स रह जाते हैं, क्योंकि अभी तक ने आधा ही इंडिया कवर किया है और आधा इंडिया कवर करना ये लोग के लिए बाकी है. तो कहीं ना कहीं ये लोग के पास ग्रोथ पोटेंशियल तो दिख रहा है डेफिनेटली. ठीक है. अगर हम लोग कुछ और डिटेल्स की बात करेंगे, कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ. ठीक है. तो लार्जेस्ट आई केयर सर्विस प्रोवाइडर इन इंडिया विद अ ट्रस्टेड ब्रांड, जो कि बात सही है, क्योंकि डॉक्टर अग्रवाल हेल्थ केयर आई सेंटर के हिसाब से अगर मैं कंसिडर करूँ तो काफ़ी जगह, मतलब मैं जिधर रहता हूँ उधर भी, और जिधर मेरा पहले घर था उधर भी, मतलब मैंने काफ़ी जगह इनके क्लिनिक्स वो सब देखे हैं. और बिजनेस को अगर हम लोग थोड़ा असाइड रखेंगे, बट अगर लोग सर्विसेज वो सब देखेंगे तो ठीक ठाक है, अच्छे है मतलब, और काफ़ी पुरानी कंपनी है, तो इसको मैं कहीं ना कहीं कंसिडर कर सकता हूँ कि ये जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट होगा. ठीक है. एंड टू एंड कॉम्प्रिहेंसिव आई केयर सर्विसेज ऑफरिंग, scalable asset high hub and spoke operating model. Proven clinical excellence is driving by a strong clinical board and history of surgical innovations. Doctor promoters leading a team of qualified medical professionals and supported by experienced management. Proven track record of delivering organic growth, integrating and scaling acquisition and improving ऑपरेटिंग प्रॉफिटेबिलिटी. ठीक है. अभी ये ऑपरेटिंग प्रॉफिटेबिलिटी ये तो हम लोग को फाइनेंशियल्स में दिख जाएंगे. बाकी ये सब कहीं ना कहीं एक ऑब्जेक्टिव अपना है कि आपको कैसा लगता है, क्या लगता है, आपका एक्सपीरियंस कैसा है, वो सब भी आप कमेंट करके बता देना. अगर आप कभी इनके हेल्थ केयर इसमें आप मतलब दवाखाने में कभी गए हो, क्लिनिक में गए हो या फैसिलिटी में गए हो, तो या आपने कभी यूज़ किया है इनके प्रोडक्ट्स, तो ज़रूर आप कमेंट करके बताना. आपको और दूसरों को भी जो ये वीडियो देख रहे हैं वो लोग को भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाएगी, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे वो बिजनेसेस ज़रूर चलते हैं जो लोग की सर्विस और प्रोडक्ट डेफिनेटली अच्छे होते हैं. क्योंकि मतलब अगर सिर्फ प्रोडक्ट अच्छा है और अगर सर्विस बेकार है तो नहीं चलेगा. और सर्विस बहुत एक नंबर है, बट अगर प्रोडक्ट ही बेकार है तो भी बिजनेस नहीं चलते. बट अगर जिसका प्रोडक्ट भी एक नंबर है, सर्विस भी एक नंबर है, तो वो बिजनेस तो भाई मतलब कमाल ही कर देंगे. ठीक है. चले कंपनी के फाइनेंशियल्स देख लेते हैं. 2022, 23, 24 और 2 क्वार्टर यानी हाफ ईयरली आ गया है. मेरे हिसाब से तीसरे क्वार्टर का डेटा भी आ जाना चाहिए था, क्योंकि मतलब दिसंबर में तीसरा क्वार्टर खत्म हो गया, अभी हम लोग जनवरी के एंड में है. बट ठीक है, कोई बात नहीं, इसको हम लोग इंटू 2 में करके देख लेंगे. एसेट्स की बात करेंगे तो 1026 करोड़ के एसेट्स थे, बढ़कर 1825 करोड़ के एसेट्स हो गए. काफ़ी ज़्यादा अच्छा जंप आया इसके अंदर, लगभग 70-80% का. फिर उसके बाद 2750 करोड़ के एसेट्स हो गए, फिर से 50% का जंप आया है. और यहाँ पर सिर्फ 6 महीने के अंदर नहीं बोल के 650-700 करोड़ के एसेट्स और ये लोग ने जोड़ दिए हैं, जो कि अगेन एक 25% का जंप है हाफ ईयर के हिसाब से. और अगर फुल ईयर के हिसाब से देखूँ तो 50% के आसपास का जंप कहीं ना कहीं लग रहा है. रेवेन्यू की बात करेंगे तो 713 करोड़ का रेवेन्यू था, फिर बढ़कर 1000 करोड़ का रेवेन्यू हो गया, फिर बढ़कर लगभग 1400 करोड़ हो गया, और अभी 2 क्वार्टर के हिसाब से 840 करोड़ का रेवेन्यू है. अगर मैं इसको डबल करता हूँ तो 1680-1700 के आसपास करोड़ का रेवेन्यू लोग
कर देंगे, कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करूँगा तो 700 करोड़ पे अगर प्रॉफिट की बात करूँ तो 43 करोड़ का प्रॉफिट था, यानी कि मोटा मोटी 6% के आसपास का प्रॉफिट मार्जिन। 1000 करोड़ के ऊपर 100 करोड़ का प्रॉफिट, यानी कि 10% का प्रॉफिट मार्जिन। और यहाँ पर अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि 1400 करोड़ के आस मतलब 1400 करोड़ के आसपास का था और उसके ऊपर 95 करोड़ का प्रॉफिट ये लोग ने निकाला, तो लगभग ये लोग का 6-6.5% के आसपास का फिर से प्रॉफिट मार्जिन था। तो यहाँ से जो प्रॉफिट मार्जिन बढ़ा, वापस वो यहाँ पर आते आते फिर से घट गया, ठीक है। और अगर अभी यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो 850 करोड़ के लगभग सेल हो चुकी है और प्रॉफिट सिर्फ 40 करोड़ का है, यानी कि ये अभी 5% से भी थोड़ा सा कम हो गया है प्रॉफिट। तो ये कहीं ना कहीं एक दिक्कत की बात है। अभी तक कंपनी के फाइनेंशियल्स मतलब रेवेन्यू अच्छे चल रहे हैं बट प्रॉफिट मार्जिन कम हो रहा है, तो ये कहीं ना कहीं थोड़ी सी एक दिक्कत की बात लग रही है। रिजर्व्स की बात करेंगे तो 236 करोड़ के रिजर्व्स थे, बढ़कर 650 करोड़ के रिजर्व्स हो गए, बढ़कर 1350 करोड़ के रिजर्व्स हो गए। अच्छा खासा जंप आया रिजर्व्स में, अब एक साल के अंदर ही डबल हो गए। और उसके बाद 2 क्वार्टर के अंदर ही और रिजर्व्स लोग ने 150 करोड़ के आसपास के रिजर्व्स बढ़ा के 1510 करोड़ के आसपास के रिजर्व्स कर दिए हैं, ठीक है, जो कि अगेन एक अच्छी बात है। बोरोविंग्स की बात करते हैं, कर्जा कितना लिया कंपनी ने, तो पहले 290 करोड़ का कर्जा था, बढ़कर 356 हो गया, फिर बढ़कर लगभग 390 हो गया और अभी 375 करोड़ के नीचे है। तो कहीं ना कहीं 14 करोड़ का ये लोग ने जो बोरोविंग्स है उसको कम कर दिया है, ठीक है। बट मेरे हिसाब से जितना आपके पास रिजर्व्स पड़ा है उसके हिसाब से आप थोड़ी बहुत और बोरोविंग्स कम कर सकते थे, ताकि आपको जो यहाँ पर जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बाद जो मार्जिन जो 5% पे आ गया है, कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा वापस इसके इनलाइन में होता, जो 6% 6.5% के आसपास के इनलाइन में हो सकता था, ठीक है। बट ऑब्वियसली कंपनी उनकी है, वो लोग को जैसा ऑपरेट करना है वो करेंगे, हमको तो सिर्फ एनालिसिस करना है, ठीक है। कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन देखेंगे तो 12,700 करोड़ की कंपनी है, डेफिनेटली मिड कैप टू लार्ज कैप कंपनी कंसिडर होगी। आरओई की बात करेंगे तो 9.33 का आरओई है, काफ़ी ज़्यादा कम है टू बी ऑनेस्ट। आरओसीई की बात करूँ तो 14.5% का आरओसीई है, ये भी कम ही है, मतलब मेरे हिसाब से आर से कम 20-22 के आसपास होना चाहिए, आर भी कम से कम 15 से 20 के आसपास होना चाहिए। तो वो कहीं ना कहीं एक अट्रैक्टिव मुझे लगता है कंपनी के फाइनेंशियल्स के हिसाब से। बाय द वे आर और आर दोनों के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो है, आप चैनल पर जाकर देख सकते हो और ऊपर आई कार्ड में भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा, ठीक है। पैट मार्जिन की बात करेंगे तो जैसा हम लोग ने कहा था 6-6.5% तो 6.9 मतलब ऑलमोस्ट 7% का पैट मार्जिन है, जो कि इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं है, क्योंकि ये लोग ये लोग B2B बिजनेस में नहीं, ये लोग B2C बिजनेस में या D2C बिजनेस में, डायरेक्ट टू कस्टमर। क्योंकि मतलब आप जैसे मेरे जैसे अगर जिसको भी आग की तकलीफ होगी या कोई भी एक कस्टमर डायरेक्टली इनके फैसिलिटी में जाएगा, करेक्ट। तो कभी भी D2C बिजनेस में थोड़ा सा प्रॉफिट मार्जिन अपना थोड़ा हाई होना चाहिए। B2B बिजनेस में अगर प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा सा कम रहेगा कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला जो प्रॉफिट मार्जिन है ये B2B के लिए फिर भी ऑल राइट है या ओके है, बट D2C के हिसाब से कम 13-14% के आसपास का प्रॉफिट मार्जिन मुझे लगता है होना चाहिए था। प्राइस टू बुक वैल्यू भी 8 का है, जो कि काफ़ी ज़्यादा हाई लग रहा है मुझे। मतलब पीयर्स के हिसाब से ठीक ठाक हो सकता है मे बी, बट कहीं ना कहीं हाई तो है, ठीक है। मतलब आपको अगर यही सेम इंडस्ट्री में अगर आप चेक करोगे तो आपको कहीं ना कहीं इससे कम प्राइस टू बुक वैल्यू में भी बहुत सारी अच्छी अच्छी कंपनीज मिल जाएगी, ठीक है। ईपीएस की बात कर लेते हैं। प्री आईपीओ इसका ईपीएस है 3.08, जो कि पॉजिटिव है, अच्छी बात है। पोस्ट आईपीओ ईपीएस कम हो जाएगा 2.51, लेकिन अच्छी बात यह है कि पॉजिटिव ही रहेगा। प्री आईपीओ इसका पीई रेशियो देखेंगे अगर तो 130.44 का है, काफ़ी ज़्यादा हाई है। और पोस्ट आईपीओ तो ये और भी ज़्यादा हाई हो जाएगा 160.48। तो ये कहीं ना कहीं एक नेगेटिव पॉइंट है, ठीक है, क्योंकि प्राइस टू बुक वैल्यू के हिसाब से भी कहीं ना कहीं ये ओवर वैल्यूड लग रही है और प्राइस टू इक्विटी रेशियो के हिसाब से भी कहीं ना कहीं ओवर वैल्यूड लग रही है। बाय द वे प्राइस टू बुक वैल्यू और प्राइस टू इक्विटी रेशियो दोनों के ऊपर भी एक डेडिकेटेड वीडियो चैनल पर बनाया है मैंने, आप वो भी जाके देख सकते हो, ऊपर आई कार्ड पे आपको उसका लिंक मिल जाएगा, ठीक है। चलिए और कुछ डिटेल्स देख लेते हैं कि भाई कंपनी पैसे क्यों उठा रही है। तो अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो जनरल कॉर्पोरेट पर्पस है, जिसको हम लोग यहाँ पर से निकाल देते हैं, ये कुछ काम का नहीं है। बट इसके अंदर ये एक चीज़ है जिसको हम लोग देख सकते हैं, जिसके ऊपर हम लोग ध्यान दे सकते हैं, वो है कि अनआइडेंटिफाइड और इनऑर्गेनिक एक्विजिशन, यानी कि ये लोग को एक्विजिशन करना है बट अभी तक ये लोग ने डिसाइड नहीं किया है कि कौन सी कंपनी को हम लोग एक्वायर कर सकते हैं या करने की कोशिश करेंगे। दूसरा ये लिखा है रीपेमेंट एंड प्रीपेमेंट इन पार्ट और फुल ऑफ सर्टेन ऑफ द बोरोविंग्स, ठीक है। अभी यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात है,
अगर यहाँ पर हम लोग देखेंगे कंपनी के जेब में पैसा जा रहा है 300 करोड़, ठीक है। और अगर हम लोग यहाँ पर बोरोइंग्स देखेंगे तो ये जो बोरोइंग्स है वो 373 करोड़ की है। मतलब जितने आपकी बोरोइंग्स है लगभग आप उतना ही पैसे उठा रहे हो। तो इसके अंदर आप बोरोइंग्स क्लियर करके और क्या कहते हैं एक्विजिशन दोनों तो नहीं कर पाओगे। तो मतलब एटलीस्ट आपको 500-600 करोड़ उठाने चाहिए थे, जिसमें से आप ये 400 करोड़ के आसपास की बोरिंग्स है उसको भी आप कम कर सकते हो। 200-300 करोड़ में आप कुछ ना कुछ एक्विजिशन कर सकते हो। तो कहीं ना कहीं वो हो सकता था। या तो फिर शायद ऐसा होगा कि ये लोग जो 300 करोड़ जो कंपनी की जेब में जाएगा उसमें से 100 करोड़ ये लोग बोरिंग्स कम कर देंगे और 200 करोड़ का शायद एक्विजिशन हो सकता है। तो फिलहाल तो ये ठीक ठाक लग रहा है, मतलब मुझे इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं लग रहा है टू बी ऑनेस्ट। बट वैसे तो मैं एक चीज़ भूल गया, जैसा कि हम लोग ने डिस्कस करता कि हम लोग ग्रे मार्केट प्रीमियम भी देखेंगे। तो इसी वेबसाइट पे, ये जो चित्तौड़गढ़ की वेबसाइट है, इसी वेबसाइट पे अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूँ जीएमपी पे तो ये इस पेज पे लेके जाता है। और ये लोग के हिसाब से इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम अभी फ़िलहाल 15 रुपये का चल रहा है। तो ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या होता है, जो भी हाईएस्ट प्राइस बैंड रहेगा उसके ऊपर मतलब ये स्टॉक लिस्ट होने के चांसेस हो सकते हैं, ठीक है। यानी कि मतलब ये 100% करेक्ट नहीं रहता है। ज़रूरी नहीं है कि अगर ग्रे मार्केट प्रीमियम 15 का दिखा रहे तो 417 पे ही ये लिस्ट होगा। ये एक एस्टिमेशन रहता है, होने को ये 400 पे भी लिस्ट हो सकता है, होने को ये 500 पे भी लिस्ट हो सकता है, ठीक है। बट बहुत लोग ग्रे मार्केट प्रीमियम देख के इन्वेस्ट करते हैं। बट मेरा हमेशा से यही रहता है कि अगर आपका बिजनेस या कंपनी अच्छी है और उसका बिजनेस मॉडल अच्छा है, फंडामेंटल्स अच्छा है, तो ग्रे मार्केट प्रीमियम या जो भी प्राइस है सब तो बाद में कैचअप कर लेंगे। बट अगर बिजनेस ही अच्छा नहीं है ना, तो ग्रे मार्केट प्रीमियम अगर आपको 100 रुपये का भी मिल रहा है, 200 रुपये का भी मिल रहा है, तो भी वो एक ट्रेडिंग के हिसाब से जो है, इन्वेस्टिंग के हिसाब से नहीं होगा। तो एटलीस्ट वो मेरे आईपीओ एनालिसिस के हिसाब से मुझे सही नहीं लगता है, ठीक है। तो आप देखोगे यहाँ पर मोटा मोटी 3.73% का ही एक्सपेक्टेड परसेंटेज गेन दिख रहा है। तो 3.73% मेरे लिए एक बहुत ही कम क्या बोलते हैं रिटर्न मिल जाएगा, एटलीस्ट मेरे पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से। तो मेरे लिए इतना क्या कहते हैं इतना अट्रैक्टिव ये आईपीओ नहीं लग रहा है सच कहूँ तो। बट आप ज़रूर कमेंट करके बताना कि आप क्या इस आईपीओ में इंटरेस्टेड हो तो मतलब आप अप्लाई करने वाले हो, और करने वाले हो तो क्यों करने वाले हो, नहीं करने वाले हो तो क्यों नहीं करने वाले हो। ये भी आप कमेंट करके बता देना। आई होप गाइस आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन की घंटी ज़रूर दबा देना। साथ ही साथ जैसा मैंने कहा अपने दोस्तों के साथ और अपने रिलेटिव्स के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर कर देना। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।